जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है वैसे वैसे बुरी शक्तियां भी जागने लगती है और उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होती जाती है। रात के 1:30 बज चुके थे और राजीव अपने कमरे में गहरी नींद में खोया हुआ था। उसकी नींद की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके कमरे में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी और वह थी उसके खर्राटों की। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई समय को आगे बढ़ा रही थी। इसी दौरान राजीव के कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे छम छम की आवाज के साथ एक स्त्री कमरे में दाखिल हो रही थी। उस काली रात की सिहरन भरी खामोशी में उसकी पायल की आवाजें गूंज रही थी। वह एक नई शादीशुदा स्त्री थी जिसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था और जेवरों से सजी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट में छिपा हुआ था। वह राजीव के पास आकर बैठ जाती है और उसे धीरे धीरे जगाने की कोशिश करती है। उठिए, उठिए ना, आप कितनी देर तक सोए रहेंगे? उठिए। वह स्त्री धीरे धीरे राजीव को पुकारते हुए कहती है। उसकी आवाज में एक अनजान सी ममता और बेचैनी का मिश्रण था, लेकिन राजीव की नींद इतनी गहरी थी कि वो नहीं जगता। वो स्त्री उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। राजीव की इस बेरुखी पर उस स्त्री के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। गुस्से में वो राजीव की छाती पर चढ़ जाती है और एक जोरदार मुक्का मारते हुए भारी आवाज में चिल्लाती है, उठो! सुनता नहीं तू? सुनता नहीं है? वह स्त्री गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, जाग! जल्दी से जाग, नहीं तो फिर तू कभी नहीं जागेगा। उसकी आवाज में खौफनाक चेतावनी और आक्रोश की गूंज थी, जैसे वो समय से लड़ रही हो और हर पल कीमती होता जा रहा हो। यह कहकर वो स्त्री अपने नाखूनों से राजीव की छाती को बेरहमी से नोचने लगती है। उसकी तीखे नाखूनों की गहराई में उतरती चोट से राजीव की छाती से खून बहने लगता है। दर्द के तेज झटके से राजीव तड़प उठता है। उसके मुंह से कराह निकलती है। यह क्या कर रही हो तुम? यह क्या कर रही हो? राजीव दर्द और आश्चर्य से चिल्लाता है। उसकी आवाज में भय और उलझन की झलक साफ साफ महसूस की जा सकती है। वो जोर से चिल्लाता है और उसकी चीख की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। हड़बड़ाकर वो बिस्तर पर बैठ जाता है और महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका है। राहत की सांस लेते हुए वो सोचता है कि सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी अचानक उसके तकिए के पास रखा मोबाइल बजने लगता है। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है, वो सोचते हुए फोन रिसीव के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि फोन तो तकिए के पास था ही नहीं। अरे मेरा फोन कहाँ गया? यह कहते ही उसे याद आता है कि रात को सोने से पहले उसकी नई नवेली दुल्हन यानी उसकी पत्नी सोनिया ने उससे कहा था कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? ये तुम्हारा फोन है? अरे पत्नी, तुम ही हो मेरी जान। तो फिर इसे सीने से लगाकर क्यों सोते हो? चलो इसे मुझे दो, मैं इसे टेबल पर रख देती हूँ। यह कहते हुए सोनिया ने राजीव के हाथों से फोन ले लिया और पास की टेबल पर रख दिया। राजीव उसकी इस हरकत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे सोनिया, उसने स्नेहपूर्वक कहा। पता नहीं, सोनिया ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। फिर राजीव अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर के दाएं हाथ की ओर देखा और कहा, सोनिया। लेकिन सोनिया तो वहां थी ही नहीं। राजीव को लगा शायद वो वॉशरूम में गई होगी। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब आधे घंटे तक सोनिया नहीं आई तो वो बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी आंखों ने एक अजीब दृश्य देखा। वो देखकर बिल्कुल सन्न हो गया। सोनिया बाहर बैठी हुई थी और उसके सामने मछली का एक्वेरियम टूटा हुआ पड़ा था। फर्श पर मछलियां तड़प रही थी और सोनिया उन मछलियों को तड़पते हुए देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी।
उसकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि एक बेहद भयानक और डरावनी हंसी थी जो सीधे दिल को दहलाने वाली थी। सोनिया, सोनिया, यह सब क्या है? क्यों कर रही हो यह सब? राजीव घबराते हुए कहता है। मेरी मछलियां, मेरी मछलियां, क्यों? यह कहते हुए राजीव सोनिया के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, सोनिया उसे अजीब और डरावनी नजरों से घूरती है। उसकी आवाज में खौफनाक ठंडक भरी होती है और वो कहती है, बहुत प्यार करता है ना तू इन मछलियों से? ले, मैंने इन सब का इंतजाम कर दिया है। यह कहकर सोनिया एक बार फिर से उसी डरावनी हंसी में हंसने लगी। राजीव असहाय होकर उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी, उसका फोन। उसने देखा कि फोन पूरी तरह से चालू था और उसके पास एक हथौड़ा भी रखा हुआ था। राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर क्या हो रहा है और सोनिया ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। उसे डर भी लग रहा था और सोनिया की चिंता भी हो रही थी। सोनिया काफी देर तक उसी तरह हंसती रही और फिर सो गई। राजीव ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसे वहीं सुला दिया, लेकिन राजीव की आंखों में नींद ही नहीं थी। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह जब उसने सोनिया से पिछली रात की घटनाओं के बारे में पूछा तो सोनिया ने कहा, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना हो गया है। सोनिया की इस बात पर राजीव उसे लेकर ड्राइंग रूम में गया, लेकिन ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसका एक्वेरियम बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है और उसमें सारी मछलियां तैर रही है। वह एक्वेरियम के पास जाकर अपनी मछलियों को ध्यान से देखने लगा। लो, तुम तो कह रही थी कि मैंने एक्वेरियम तोड़ दिया था कल रात को, लेकिन ये तो यहाँ पड़ा है। राजीव अपनी आंखें फाड़े फाड़े सोनिया को देख रहा था और उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। तभी उसके कानों में उसके मोबाइल फोन की घंटी की आवाज आई। मेरा फोन बज रहा है। वह चिल्लाता हुआ भागकर कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसका फोन पूरी तरह से ठीक है। राजीव का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। कल रात उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो क्या था और वो जो चीजें हैं वो क्या हैं। वह सोचता रहा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तभी सोनिया उसके पास आई और चाय का कप उसे देते हुए कहा, सपने देखना थोड़ा कम करो और चाय का मजा लो। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। राजीव चाय पीते हुए सोनिया की ओर देखता है और अचानक 1 महीने पहले की एक पूरी घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। उस रात ऑफिस में बहुत सारा काम था और उसे निकलने में 12:30 बज गए थे। अपनी बाइक से घर लौटते हुए राजीव ने महसूस किया कि रात काफी खामोश थी, जैसे हमेशा होती है। उसकी बाइक फुल स्पीड में चल रही थी। वो सोच रहा था, घर पहुंच जाऊं फिर सीधा सो जाऊंगा। यह प्राइवेट जॉब भी ना खून चूस लेती है। पूरा सैलरी बढ़ाने के नाम पर ये लोग बस बकवास करते हैं। काम पूरा होना चाहिए, साले गुलाम बना लेते हैं। इस महीने में जॉब छोड़ दूंगा, कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा जिसमें सुकून हो, चाहे पैसा कम हो, लेकिन आदमी लाइफ को एंजॉय करें। राजीव खुद से बातें करता हुआ बाइक चला रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। हालांकि उसने अपनी बाइक नहीं रोकी क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वो अपने घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था कि उसकी नजर एक कार पर पड़ी। कार के पास खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ हिलाकर उसे इशारा कर रही थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीग रही थी। शायद उसकी कार खराब हो गई थी और इस बारिश में उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। राजीव का मन मदद करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बाइक रोक दी। सॉरी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? देखिए, मेरी कार खराब हो गई है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी पूरी तरह से डेड हो गई है, तो मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती हूँ। लड़की ने लज्जित होकर कहा,
अरे डोंट वरी, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे कार का कोई आइडिया नहीं है, राजीव ने जवाब दिया। मुझे लगा कि लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजीव ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे कोई बात नहीं मैम, कार ठीक करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बाइक पर घर तक छोड़ सकता हूँ अगर आप चाहें तो। वैसे आपका एड्रेस क्या है? राजीव की बाइक पर बैठकर सोनिया ने उसे अपने घर की ओर ले जाने लगी। रास्ते में बातचीत के दौरान राजीव को पता चला कि सोनिया एक कंपनी की सीईओ है और उसके मन में ख्याल आया कि वो उसी समय उससे नौकरी मांग ले, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा करने से सोनिया क्या सोचेगी, इसलिए वो चुप रहा। सोनिया एक सुनसान इलाके में बने एक बड़े और पुराने बंगले के पास उतर गई। थैंक्स राजीव, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी आपकी मदद जरूर करता। राजीव यह बोल ही रहा था कि तभी सोनिया ने कहा, इफ यू डोंट माइंड तो मुझे अपना नंबर दे दोगे? मोबाइल नंबर? हाँ, 8800। राजीव ने नंबर दिया। सॉरी राजीव, वो क्या है कि मेरा फ़ोन डेड है, तो मैं सेव कैसे करूं? तुम एक काम करो कि मेरा कार्ड ले लो। राजीव ने सोनिया का कार्ड ले लिया और वहां से चला गया। उस कार्ड को पूरे 24 घंटे तक घूरते हुए देखा। आखिरकार उसने कॉल कर ही दिया। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। सोनिया ने कहा, मेरे कॉल का आपको कैसे पता कि मैं आपको कॉल करूंगा? अरे बस ऐसे ही इंट्यूशन हुआ। सोनिया ने हंसते हुए जवाब दिया। वो शाम सोनिया और राजीव एक कॉफी हाउस में मिले। हालांकि सोनिया पूरे 1 घंटे लेट आई, लेकिन राजीव ने उसका इंतजार किया क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अपनी नौकरी की असंतोष की बात बता देगा और सोनिया से अपनी कंपनी में नौकरी की गुजारिश करेगा। राजीव एक नई नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो जल्दी ही कंपनी का मालिक बनने वाला है। उसी शाम सोनिया ने राजीव से अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्यार? यह आप क्या कह रही हैं मैम? मुझसे प्यार? अरे आप कहाँ और मैं कहाँ, जमीन और आसमान का अंतर है हमारे बीच। दोनों के स्टैंडर्ड्स में, दोनों के कपड़े लते में और दोनों की सोच में भी। प्यार सिर्फ प्यार होता है राजीव, वो स्टैंडर्ड नहीं देखता, वो पहनावा नहीं देखता। और जहाँ तक बात रही सोच की, तो तुम सोच लो, मैंने तो सोच लिया है। सोनिया ने भावुक होकर कहा। राजीव की जिंदगी एक सपने की तरह लग रही थी, जो अचानक एक दर्दनाक यथार्थ में बदल गई। मिडिल क्लास के जीवन से निकलकर उसे लग्जरी और ऐश्वर्य से भरी एक नई दुनिया में प्रवेश मिला था, जहां पहले उसे 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। सोनिया से शादी के बाद वहीं अब उसकी जिंदगी लग्जरी से भरी हुई थी। शादी के पहले सप्ताह में ही उसकी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। हर दिन एक नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। राजीव को अब सोनिया के हाव भाव अजीब लगने लगे थे। सोनिया का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था और वो किसी कंपनी की सीईओ होते हुए भी पूरी तरह घर में ही रहती थी। ऑफिस का कोई संपर्क नहीं था और घर के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। एक बार राजीव ने सोनिया से इस बारे में पूछा, लेकिन सोनिया ने उसे घूर कर देखा, जिससे राजीव भीतर ही भीतर डर गया। पिछले कुछ दिनों से राजीव को यह भी लगने लगा था कि सोनिया उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक रात जब सोनिया उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी, तो राजीव ने डरते हुए उससे पूछा, यह सब क्या है? तुम मुझसे क्यों ऐसा कर रही हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे लगता है कि कोई ताकत है जो मेरे ऊपर हावी है। बस जो मुझसे करवा रही है मैं वही कर रही हूँ। इस जवाब ने राजीव को और भी डरावनी स्थिति में डाल दिया। वो अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था और उसे लगने लगा कि वो एक खौफनाक जाल में फंस चुका है। अब राजीव डर से कांपने लगा था। शादी के बाद उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन जब वो जबरदस्ती बाहर जाने की जिद करने लगा, तो सोनिया ने अपने हाथ की नसें काट ली। इस हरकत ने राजीव के रोंगटे खड़े कर दिए। हर दिन वो मरने की स्थिति में था और इन सब से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। एक रात जब राजीव बिस्तर पर लेटा हुआ था और मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था,
तब सोनिया बाहर लॉन में टहल रही थी। राजीव की नजर एक आर्टिकल पर पड़ी, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह से चौंक गया। आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कई लड़कियां जो एक्सीडेंट या आत्महत्या के शिकार होकर कुंवारी अवस्था में मर जाती है, वे प्रेतनी बन जाती है। कुंवारी अवस्था में मृत होने के कारण उसकी शारीरिक इच्छाएं तृप्त नहीं होती, इसलिए वे इंसानों से इंसान के रूप में मिलती है। अमावस्या की रात जब तेज बारिश हो रही हो, तब रात के 12 से 3 बजे तक ये आत्माएं अपने शिकार पर निकलती है। वे इनसे शादी करती है, स्त्री रूप में उनके साथ रहती है, उन्हें कैद करके कुछ दिन रखती है और फिर मार डालती है। ऐसी प्रेतनियां सिर्फ कुंवारे लड़कों का ही शिकार करती है। राजीव ने आर्टिकल पढ़कर घबराया और उसे लगने लगा कि सोनिया एक मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक प्रेतनी है, क्योंकि आर्टिकल में लिखी सारी बातें उससे मेल खाती थी। राजीव ने हर हाल में भागने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रात को राजीव रसोई घर में गया और चाकू लेकर बाहर की ओर बढ़ा। बाहर सोनिया खड़ी थी। राजीव, ये क्या है? ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? सोनिया ने पूछा। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया और पूरी ताकत से चाकू सोनिया के पेट में घुसेड़ दिया। खून की तेज धार सोनिया के पेट से बहने लगी और वो दर्द से चिल्लाने लगी। क्यों? क्यों मारा मुझे? क्यों? इसके बाद राजीव ने घर का दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, जो नाइट गश्ती पर थी। उसने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई और अपनी जान बचाने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी सोनिया के बंगले की ओर मुड़ गई। राजीव ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन हुआ। सोनिया के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकी। राजीव पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसने जो देखा, उसे देखकर वो सन्न रह गया। अंदर उसका खुद का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था और पुलिस वाले उसकी लाश को गाड़ी में डाल रहे थे। यह देखकर राजीव चीखता और चिल्लाता रहा। पुलिस वालों से अपनी बात कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजीव अब जिंदा कहाँ था? वो तो मर चुका था। प्रेतनी ने उसे अपना शिकार बना लिया था।